एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 7वां दिन है। 7वें दिन भी लगातार ये जंग जारी है। ये 2 दिन, आज और बीते कल का दिन, भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बीते कल कर्नाटक के एक छात्र की यूक्रेन में जान चली गई। रूसी हमलों में यूक्रेन में जान गंवा चुका कर्नाटक का एक छात्र। उसके बाद आज एक और बेहद दुखद खबर भारत के लिए आई। यूक्रेन में पंजाब के एक और छात्र ने दम तोड़ा। हालांकि इस बार जो पंजाब का छात्र था वो बीमारी के चलते अपनी जान गंवा चुका है। जबकि बीते कल की अगर हम बात करें तो बीते कल में कर्नाटक के छात्र ने रूसी हमले में अपनी जान गंवाई है। जबकि आज जिसकी मौत हुई है वो बीमार था। बीमारी के चलते छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत में परिजन बेहद परेशान हैं, लगातार अपने बच्चों की वापसी की सरकारों से गुहार लगा रहे हैं। अगर हम सरकारों की बात करें तो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, यहाँ तक कि जिला प्रशासन भी भारत में लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से बच्चों को वहां से वापस लाया जाए। हिमाचल सरकार ने भी एक पहल की थी कि जितने भी बच्चे वहां पर फंसे हैं उनको निःशुल्क उनका खर्चा प्रदेश सरकार उठाएगी। जयराम ठाकुर ने ये ऐलान किया था कि जितने भी हमारे हिमाचल के विद्यार्थी या फिर जो भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको हिमाचल की सरकार लाएगी। मिशन गंगा चला। मिशन गंगा के तहत भी बहुत बच्चे यूक्रेन से वापस भारत आए हैं। आज हमारे साथ यूक्रेन से धीरज जुड़ रहे हैं और उनके साथ ही एक अन्य छात्र हमीरपुर जिला के हैं। उनके पिता आज हमारे साथ बात करेंगे। हालांकि उन छात्रों से बात नहीं हो पाएगी। इसके अलावा एक छात्र और हैं धीरज। धीरज से हम बात करेंगे और अनन्य एक छात्र है, यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हैं। उनके पिता से भी बातचीत करेंगे। हाँ जी। धीरज और संजीव जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज नमस्कार। में। नमस्कार जी। सबसे पहले शुरुआत परिजनों से करेंगे। परिजन बेहद परेशान हैं, लगातार अपने बच्चों की वापसी की गुहार लगा रहे हैं। हम भी यहाँ पर बैठे बैठे हम भी बहुत चिंतित हैं। सभी को चिंता है, सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह से वापस हमारे भारतीय सुरक्षित लौट जाएं यूक्रेन से। रूसी हमले लगातार जारी हैं। आपकी चिंता भी जाहिर तौर पर लाजमी है। इस वक्त क्या आपकी आपके बेटे से बात हो पाई है संजीव जी? बिल्कुल, अभी जब आपकी कॉल आई इससे पहले ही मेरी उससे बात हो रही थी। जी और इस समय सुबह वो उनको तो जो ऑर्डर्स आ गए थे कि किसी भी तरह से हमें खार्किव आज निकलना ही है, तो वो रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। तकरीबन 1200-1300 बच्चे थे खार्किव के। तो जी खार्किव खार्किव रेलवे स्टेशन पे तकरीबन वो 12 से 13 किलोमीटर पैदल चल के वो 1500 बच्चे वहां पहुंचे। लेकिन जी वहां पहुंचते ही इंडियंस को जो है रेलवेज में ट्रेन्स में चढ़ने नहीं दिया गया। जी और यूक्रेनियंस यूक्रेनियंस को पहले चढ़ने दिया गया और इंडियंस को बिल्कुल चढ़ने नहीं दिया गया। और इसी बीच में क्योंकि भीड़ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, तो उसके बीच में वहाँ पे जो यूक्रेनियन फोर्सेस थी उन्होंने उनके ऊपर हवा में गोलियां भी चलाई। जी तो और सेम टाइम रेलवे स्टेशन से उनको बाहर निकाला गया, तो उसी समय फाइटर जेट्स भी गए और उनसे कम से कम कोई 200 मीटर दूर जाके जो है चर्च के ऊपर जो है वो बम्बार्डमेंट हुई है। तो बच्चे बड़े डर के सहम गए और भाग के वहां से तकरीबन कोई 50 मीटर दूर जाके मेट्रो स्टेशन था, तो उसके बंकर्स में जाके उन्होंने वहां के जाके शरण ली अपनी। तो उसके बाद फिर से वो बाहर उन्होंने फिर से ट्राई किया। दूसरी ट्रेन थी उसमें भी नहीं चढ़ने दिया, तीसरी में भी नहीं चढ़ने दिया। और जी उसी दौरान एम्बेसी की जो एडवाइजरी आ गई कि आप किसी भी तरह करके जो है खार्किव शहर को खाली करें, बच्चे जहां भी हो वहां से निकल जाएं। जी तो अभी जो बात हुई है, तो बच्चे फिर से अभी क्योंकि सारी आर्मी जो थी, काफ़ी सारे आर्मी ट्रूप्स जो थे वो रेलवे स्टेशन में आ गए एकदम से। तो ये जी सारे बच्चे डर के फिर वहाँ से बाहर निकले और उनको कहीं 13 किलोमीटर की 14 किलोमीटर दूर और जाके पता नहीं पिशाचियों करके कोई जगह है क्या है, उस तरफ जी मूव करने के लिए बोल दिया एम्बेसी ने। तो सिर्फ अपना एक ट्वीट डाला है, एडवाइजरी जारी कीजिए, आप वहाँ चले जाइए। तो जी अब वो सारे बच्चे ऑन द फुट पैदल फिर से आगे 13 किलोमीटर और जा रहे हैं अभी तो। और उनके पास अभी मेरे ख्याल से 3 बज रहे हैं और 6 बजे तक का टाइम है, क्योंकि 6 बजे के बाद में कर्फ्यू लग जाएगा। तो जी भागम भाग में बच्चे सारे भाग रहे हैं। एक ग्रुप बेटा मेरा जो है उसमें 500 बच्चे जा रहे हैं, उससे पहले भी 500 गए हैं और कुछ एक 200-300 बच्चे और अभी पीछे हैं। तो ये अभी जी सिचुएशन चल रही है, बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। जी, वो हम भी समझ रहे हैं संजीव जी। लेकिन सरकारें लगातार ये बात कर रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या भारत सरकार की अगर बात की जाए तो बच्चों तक कितनी मदद पहुँच रही है?
मैं आपको इसमें बताऊं, जो भी मदद है वो सिर्फ जो है वेस्टर्न बॉर्डर के बाहर से है, यूक्रेन के। यूक्रेन के अंदर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, ना तो एम्बेसी की तरफ से कोई मदद है। जनवरी में उन्होंने सारे बच्चों का डाटा ले लिया था। डाटा जी लेने के बाद में उनके पास में सारी इंफॉर्मेशन थी कि शहर में उनके कितने बच्चे हैं और वहाँ पे उनको क्या ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा उनको निकालने के लिए। और अगर उनकी एडवाइजरी के बाद भी अगर बच्चे नहीं जा पा रहे हैं तो बच्चों की क्या मजबूरियां हैं कि वो क्यों नहीं जा पा रहे हैं, तो उनसे कांटेक्ट करते। लेकिन किसी जी भी एम्बेसी से कोई साथ में कांटेक्ट नहीं, ना उन्होंने किया। अगर किसी ने करने की कोशिश भी आते रहे या उनसे सीधा कहा कि जी आप जाके सिर्फ पोलैंड बॉर्डर पहुंच जाओ या हंगरी बॉर्डर पहुंच जाओ, वो भी जो बाद में की बात है, या आप निकल जाओ। जबकि ग्राउंड रियलिटीज में गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं देखा कि बच्चे, इतने सारे बच्चे कैसे जाएंगे। बच्चों के पास में अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से 2 महीने का खर्च था, जबकि फ्लाइट का किराया जो था आपका, या तो उसको अरेंज करने में भी बच्चों को 2 से 3 या 4 दिन का टाइम चाहिए था। दूसरी बात ये थी कि फ्लाइट्स हफ्ते में 1 या 2 फ्लाइट्स थी, उससे ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं थी, या फिर बाकी जो थी ब्रेक करके फ्लाइट्स थी। तो बच्चों को कैसे 2 या 3 फ्लाइट्स में कैसे निकल के आते सारे। तीसरी बात ये थी कि फर्स्ट ईयर के बच्चे गए थे, सारे के सारे जो थे उनकी ऑनलाइन क्लासेस अप्रूव नहीं हो रही थी। पर क्लास को छोड़ने का उनके ऊपर फाइन था, जो कि वो कहाँ से एकदम से इतना, अगर देखें तो $400 से $500 पर डे का फाइन उनको पड़ना था, वो कहाँ से उन्होंने पूरा करना था। एम्बेसी से बात की तो एम्बेसी कहती है कि हम यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस करें, लेकिन उस पर कोई फ्रूटफुल उनका कोई एक्शन नहीं आया, ना उनको कोई जवाब आया। वो तो सिर्फ एक अपनी एडवाइजरी दे देते थे कि जी आप निकल जाओ। अब क्यों नहीं निकल रहे हैं बच्चे, उन्होंने ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया, कोई लॉजिस्टिक्स का काम नहीं किया। तो अगर बात करूं मैं यूक्रेन कंट्री के अंदर की, तो उधर गवर्नमेंट का कोई काम नहीं हुआ। ये जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ बॉर्डर्स के बाहर में बाद में हुआ है। अब ये एडवाइजरी करते हैं कि बच्चों को कहते हैं कि जी आप बॉर्डर पे पहुंच जाओ। बच्चे जो हैं, बच्चों के पास में सडनली जो स्ट्राइक हुई है, बच्चों के पास में पैसे नहीं थे, या जितने लिमिटेड पैसे थे, तो वो अपनी जो है 15 घंटे की ईस्टर्न बॉर्डर से वेस्टर्न बॉर्डर का 15, कम से कम 15 घंटे का रास्ता है, वो वहाँ कैसे पहुंचेंगे। अननोन टेरेन है, पैसे उनके पास है नहीं, खाने के लिए है नहीं, तो हाउ इज इट जी पॉसिबल फॉर बच्चों के लिए कि भी वो निकल जाएं। जी 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 संजीव जी, आपसे बात करेंगे। धीरज की ओर बढ़ते हैं। धीरज, चंबा जिला के छात्र है धीरज कुमार, यूक्रेन में पढ़ाई करने गए हैं। धीरज, अभी अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो अभी किस तरह की स्थिति यूक्रेन में है? मैम यहाँ पे जो खाकिव और की बड़े जो दो शहर हैं उन पे बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं। हमारा शहर तो बहुत छोटा सा है सुमी, बट यहाँ पे खारकोव और कीव के बीच में आता है ये। तो आने जाने वाला कोई भी यहाँ पे बम गिर के चला जाता है। जी तो ये सब दिक्कतें हमें झेलनी पड़ रही है। सुबह मॉर्निंग में ये एक ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे बाहर, जैसे हमें पता चला तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने मैसेज किया कि तुम यहाँ से निकलो और बंकर्स में पहुंचो। तो हम जी बंकर्स में चले गए। इवन हमने सिर्फ मुंह भी नहीं धोया था सुबह, उस टाइम पे ऐसी ऐसी सिचुएशन हमें झेलनी पड़ रही है। अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने मेल डाला था उनको, आज उनका रिप्लाई आया है, देखते हैं क्या बनता है। उन्होंने कहा तो है कि कल से हमारा इवैक्यूएशन स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली हमारी अलग सिचुएशन है, यहाँ से खारकोव 2 घंटे का रास्ता है, ये बात ठीक है, बट यहाँ पे जो रशिया बॉर्डर है हमारे जस्ट 50 किलोमीटर दूर है। और जी जो पोलैंड बॉर्डर है यहाँ से, वो हमें पड़ता है 1200 किलोमीटर दूर। और बीच में सड़कें सारी डैमेज है, और जितने रेलवे ट्रैक्स हैं सारे डैमेज है। और हम यहाँ पे जी फंस चुके हैं, हमें कुछ नहीं पता हमें कौन रेस्क्यू करवाएगा। इंडियन धीरज, गवर्नमेंट को कुछ बोल तो। हाँ जी। अगर बात करें तो यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार ये दावे कर रही है कि हम यूक्रेन में जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए, उन तक सहायता पहुंचाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आप लोगों तक सहायता पहुंच रही है भारत सरकार की? मैम 4 दिन से हम एम्बेसी से कॉल कर रहे हैं, एम्बेसी वाले फोन नहीं उठा रहे हैं। एक लड़के ने 50 ईमेल्स डाले तब जाके उसका कोई रिप्लाई आया, शायद उसको कॉल भी आया। अब इनका कुछ नहीं पता। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो अब ये तो है नहीं हम यहाँ पे खेल मजाक करने आए थे, पढ़ने ही आए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि छोटी कंट्रीज में क्यों जाते हैं। अच्छा तुम मतलब डेवलपमेंट के नाम पे तो तुमने खत्म कर दिया। हमारे लिए सीट बढ़ा दो, हम आ जाते हैं, है ना। एक मैडम है, उनके पीए से मेरी बात हुई, वो मेरे को बोलते हैं कि तुम पढ़ने क्यों जाते हैं बाहर। भाई हमारे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है कि हम डिग्री खरीद सके, है ना। हम जी स्टूडेंट है ना, हम पढ़ने आते हैं। हमारी बात को समझो, हम डिग्री खरीद नहीं सकते तुम्हारी तरह। तुम नेता हो ना, तो नेता ही रहो ना। हमारे को क्यों जी दिक्कत कर रहे हो, तुम्हारा काम है हमारे यहाँ से ले जाना।
एम्बेसी है, इतनी बड़ी एम्बेसी है, हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। वहां पे बॉर्डर्स पे पहुंच गए, बॉर्डर के बाहर ही बात हो रही है, अंदर कोई नहीं आ रहा है। हम ये भी समझते हैं, बट हमारी तकलीफ भी समझो, हमें यहाँ से निकाल लो, बहुत अच्छी बात होगी, तो हम भी सोचेंगे कि तुमने कुछ किया है, अदरवाइज हमारे लिए कुछ नहीं किया है। जी। धीरज, जयराम सरकार भी बोल रही थी, जयराम ठाकुर ने इसका खुद ऐलान किया है कि जितने भी छात्र हैं वहां से, उनका जो आने का खर्च है वो सरकार उठाएगी। क्या बच्चों की जो वापसी जो बच्चे कर रहे हैं उनके खर्चा सरकार उठा रही है? मैम पिछले कल ही जयराम सर से भी बात हुई थी, बस बात ही हुई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ मेरा उनसे। ना कोई मेरे को, उन्होंने बोला था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक करवाएंगे, अभी तक कोई ग्रुप लिंक नहीं हुआ है। और उसके बाद बोला था कि हम तुम्हारी आगे बात पहुंचाएंगे, वो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एम्बेसी वालों को पूछा कि हम ये सुमी में फंसे हुए हैं, तो वो बोलते हैं ऐसा भी है कुछ, मतलब सुमी में ऐसा है, हमें पता ही नहीं था। अब देख लो, यहाँ तक बात है। हम वीके सर वगैरह सबको टैग कर चुके हैं, हमारा जो लेटर यहाँ से निकला है। स्टिल अब देखते हैं, आज हमारे कॉन्ट्रैक्टर को कोई रिस्पॉन्स आया तो है, अब कल तक देखते हैं निकलते हैं कि नहीं। जी धीरज, अभी कितने छात्र हैं वहां पे आप लोग? पहले मैम हमें पता था कि शायद 550 करके स्टूडेंट है, बट सारा लिस्ट बनाया गया, डाटा निकाला गया, तो 682 स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए हैं, सिर्फ इंडिया के। बाकी अदर कंट्री के और स्टूडेंट है, अप्रोक्स 1100 समथिंग स्टूडेंट होंगे टोटल। लगातार ये खबरें भी आ रही है धीरज कि वहां पर खाने पीने की दिक्कतें आ रही है, खाना नहीं मिल पा रहा। इवन जो कर्नाटक का एक छात्र था जिसकी कल मौत हुई है, रूसी हमलों में मौत हुई है, शायद आपको जानकारी मिली होगी। तो उस वो भी 6 बजे के बाद सुबह अपने लिए कुछ खाने पीने बाहर निकला था और उस टाइम रूसी हमला हुआ और हमले में जान चली गई। और बात यहाँ तक सामने आई कि उन लोगों ने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं था, भूख इतनी ज्यादा थी कि बर्दाश्त नहीं कर पाया, बाहर चला गया, कुछ लेने आ गया और उस बीच हमला हुआ और जान गंवा बैठा। देखिए मैम, यहाँ पे जैसे जो यहाँ का सुपरमार्केट था, वहाँ का कुछ जैसे हमारे स्टॉक्स हैं वो खत्म हो रहे थे, तो हम दूसरे सुपरमार्केट से लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बातें हैं कि सबको कमी आ रही है, तो हमें कहीं ना कहीं लाइंस में क्यूड होना पड़ रहा है, और सब लाइंस में खड़े रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके सामान मिल रहा है। तो वो लड़का भी सेम लाइन में खड़ा था, तो बीच में कहीं से उसको गन शॉट हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे, ये बहुत बहुत बुरी बात है हमारे साथ ऐसा हो रहा है, बट इस बात का ऐसे बतंगड़ बनाना बहुत गलत बात है। ये कि इंडिया में तुम बोल रहे हो कि वहां के कुछ बोल रहे हैं कि वो मतलब मॉल में गए थे, इस टाइम पे थोड़ा सा मतलब अगर दिमाग यूज किया जाए तो इस टाइम पे कौन मॉल खोलता है? ये कॉमन सेंस की बात है, कौन मॉल खोलेगा अभी हमारे लिए, और हम मॉल में घूमने जाएंगे? ये मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ कि हम मॉल वगैरह नहीं घूम रहे हैं, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, निकालो हमें। हमारी तो फिर भी थोड़ी सी अच्छी स्थिति, हम हॉस्टल में अभी, बट जो खारकोव में है ना, उनकी और गंदी स्थिति, और कीव में जो बच्चे थे। धीरज, एक बात आपको बताना चाहेंगे कि वहां की स्थिति बहुत नाजुक है इस समय, हालत बहुत ही दयनीय हो चुके हैं यूक्रेन के। और दूसरी बात ये भी है कि परिजन लगातार परेशान है, भारतीय लोग भी परेशान है, दुआ करें अपने लोगों के लिए। लेकिन जो इस तरह की मजे कर रहे हैं, ये वाली बात इस तरह से भी सामने आती है। हाल ही में एक वीडियो साझा की गई थी, वहां से बच्चे आ रहे थे और वो हाँ जी प्लेन में थे। जी। जिस तरीके से उनकी गतिविधियां थी, उस तरीके से उनमें ना डर लग रहा था, एक मजाक उन्होंने इस युद्ध को बना दिया था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी हैं जो लोगों के जहन में डालती है कि शायद ऐसी हालत ना हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजाक ही इस चीज को लेते हैं। जो मैम वहां से जो निकले हैं वो स्टूडेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट ने 3-4 बॉर्डर अलाउ किए, स्लोवाकिया, हंगरी बॉर्डर और पोलैंड बॉर्डर, उन सब से जो सटे हुए इलाके हैं, चेरनिवित्सी हो गया, बुकोवेल, वहां से जो बच्चे निकले हैं ना, वो उनको बहुत इजीली मिल गया सब कुछ, है ना। उनको ये सब फेस नहीं करना पड़ा, जो हम फेस कर रहे हैं ना, हमें बताओ। हम अभी हंस के बात कर रहे हैं आपसे, जी नहीं कर रहे धीरज, तो हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से भी ऐसा हो, उनको शायद दूसरों की भी तकलीफ फर्स्ट ईयर समझनी चाहिए। स्टूडेंट है, अभी फर्स्ट ईयर हाँ, स्टूडेंट है, धीरे धीरे जब धक्के लगेंगे तब उनको भी समझ आएगी। इतनी इजीली तो एमबीबीएस होती नहीं है, ये बात सबको पता है। तो हर डॉक्टर होता भी, इंडिया में डॉक्टर्स की कमी नहीं है। धीरज, एक रोकना चाहेंगे, संजीव जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल धीरज जी की बात से सहमत हूँ। जो बच्चे अभी तक जितने भी इंडिया में पहुंचे हैं,
वो सारे के सारे वेस्टर्न बॉर्डर पे थे और उन्होंने वहां पे ना तो बम देखा, ना गोली देखी, ना उन्होंने बंकर्स में रहे, ना उनको पता लगा कि भी इसमें कैसे जिंदगी काटी जा रही थी बच्चों की। तो उनके लिए, और जो अभी जो नए बच्चे गए हैं तो उनके लिए अभी दिसंबर में पहुंचे हैं, तो उनके लिए तो अभी हनीमून पीरियड चल रहा था, तो उन्होंने अभी देखा ही नहीं कि क्या है। और जब जो ईस्टर्न साइड में जैसे सुमी है और खारकीव है, इन बच्चों को, या जो कीव है, इन बच्चों को पता है कि क्या गोला होता है, क्या सायरन बज रहा है और क्या मिसाइल गिर रही है तो क्या हो रहा है। अब जो खारकीव में बच्चे थे वो पिछले जिस दिन से अटैक हुआ था उससे नेक्स्ट डे से वो बंकर्स में रह रहे थे, छोटे छोटे, जैसे जिन जिन टाइप के बंकर्स को या कमरे कह लो हम अपने घरों में जो हैं बेसमेंट्स में यूज करते हैं और कूड़ा फेंके रखते हैं, उस एक एक कमरे में सौ सौ मतलब बच्चा या एक कमरे में रह रहा था। तो उनके कॉलेज में कम से कम 800 बच्चे थे 6 कमरों में, और देख रहे थे कि कब कब जैसे थोड़ा सा गए तो 200 मीटर दूर मैस थी, तो 200 मीटर दूर मैस में जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि पता नहीं कहाँ बीच में गोला गिर जाए। तो जो ईस्टर्न और वेस्टर्न में बहुत ज्यादा फर्क है। तो जितनी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि हमने इतने बच्चों को ले आए, वो सारे के सारे कोई भी वार जोन में से नहीं निकला था, और जो थोड़े बहुत पहुंचे भी हैं वो बच्चे अपने आप निकल के बड़ी मुश्किल से किसी तरह से पहुंचे हैं वहां तक, वो वही जानते हैं। और बाकी जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे वेस्टर्न जोन से आराम वाली जगह से निकले हैं, जहाँ पे भी कोई ऐसी दिक्कत, इजीली वो उन बॉर्डर पे पहुंच गए। जी धीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि खारकीव और कीव जैसे शहरों में वहां पे कर्फ्यू है, तो सुमी में इस तरह का कुछ है कर्फ्यू? मैम यहाँ पे जैसे अभी 4 बजे से स्टार्ट है, 4:11 आ गए हैं, तो अभी बस यहाँ से 4 बजे से आगे कर्फ्यू स्टार्ट हो गया मॉर्निंग 8 AM तक। धीरज, अगर आपसे जाना जाए कि वहां तक आप जिस हालात में आप लोग वहां पे रह रहे हो, कितने दिन और इस तरह से सरवाइव कर पाओगे? एक दिन कौन सा दिन होगा जब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अब मुश्किल यहाँ पे रहना हो जाएगा? अभी मैम करंटली सिचुएशन वही चल रही है जो आप जस्ट इमेजिन कर पा रहे हैं, वही सिचुएशन है हमारी। हम बस गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें यहाँ से ले जाएं, और कुछ भी नहीं, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारी यूनिवर्सिटी हमें छोड़ नहीं रही थी। हमने एम्बेसी को बोला था कि हम जाएं, वो बोल रहे थे कि आप रह सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, मैंडेटरी जाना नहीं है। हमने उनसे 10 सवाल किए थे, नॉट मी, ओनली मी, मैंने किए थे सिर्फ, बाकी सब ने कितने सवाल किए मुझे नहीं पता, बट स्टिल उन्होंने हमारी नहीं सुनी, और ये सब हमें भुगतना पड़ रहा है इस टाइम। धीरज, जिस अगर टाइम वो उस टाइम पे प्रेशराइज करते मिनिस्टर। धीरज, संजीव जी आपसे बात हाँ करेंगे। हाँ जी। जिस टाइम ये खबरें आ रही थी कि रूस हमला करने वाला है यूक्रेन पर, तब तक हमला नहीं हुआ था, रूस हमला करने वाला था। उस बीच कुछ छात्र थे, उन्होंने लगातार वहां से प्रॉपर वीडियो बना के भेजी थी और बातचीत की थी फोन के माध्यम से। उनके परिजनों ने बताया था कि वहां पर स्थिति सामान्य है, हमले नहीं हो रहे हैं, तो हम नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा है कि देखिए, अब बात करूं तो जब एडवाइजरी ये आ रही थी तो उसमें भी जो एक तो क्लियर कट मैसेज ये नहीं था, उसमें था कि जो जाना चाहते हैं, जिनको जरूरी नहीं है वो जा सकते हैं, उनका वर्डिंग ये थी। ठीक है, और उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अब फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका वहां पे रहना मैंडेटरी था, क्योंकि उनका 3 महीने का वीजा था, और उसके बाद उनका टेम्पररी रेजिडेंसी का काम चल रहा था। उन्होंने वीजा के लिए पैसा खर्च किया था, टेम्पररी रेजिडेंसी के लिए खर्च किया था। अगर वो उसके बीच में चले जाते तो उनको वीजा और टेम्पररी रेजिडेंसी का काम फिर से करवाना पड़ना था, सारा पैसा खर्च करवा के। और दूसरी बात ये थी कि भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं अप्रूव कर रहे थे, जिनके फाइन थे। एम्बेसी से बात हुई कि जी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ये नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे जाएं, तो एम्बेसी ने कहा कि ठीक है हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, जो कि पता नहीं उन्होंने की कि नहीं की। दूसरी बात, सेकंड या थर्ड ईयर के बाद में क्रॉक का पेपर होता है, तो क्रॉक के पेपर के लिए बच्चे रुके थे, वो भी नेसेसरी था, तभी वो अगली क्लास में जा सकते थे। 5th ईयर के बच्चे फाइनल क्रॉक के लिए रुके थे कि भी वो पेपर देंगे तभी उनकी डिग्री होगी, उनके पेपर भी ड्यू थे। तो ये जो बच्चे रुके थे सारे अपनी मजबूरी की वजह से रुके गए थे, जिसपे भी एम्बेसी ने कोई वर्कआउट नहीं किया कि बच्चे हमारे कहने के बावजूद भी अगर रुके हैं तो क्यों रुके हैं। तो इनके लिए हम क्या, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम इनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या तैयार करके रखें पहले से कि हमें इमरजेंसी इवैक्यूएशन में जिसे यूज करना पड़े। वो सिर्फ अपना पेपर वर्क कर रहे थे बैठ के, और उन्होंने बच्चों की किसी की प्रॉब्लम नहीं की, किसी को उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया। और जिस जिस शहर में बच्चे थे आप एक एक लोग को उसको डेप्यूट करते, सबके उनके नंबर्स इनके पास थे, सबके उनके एड्रेस इनके पास थे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाते, उनसे डिस्कस करते। ऐसा कोई भी ग्राउंड वर्क नहीं किया गया। उन्होंने बस एक जनरल एडवाइजरी कर दी, वेस्टर्न वाले निकल गए,
और ईस्टर्न वाले जो हैं वो सारे के सारे फंस गए। अगर यही बात है, जैसे ये सुमी से 40 किलोमीटर बॉर्डर है, तो खार्किव से 30 किलोमीटर बॉर्डर था। रशियन बॉर्डर्स पे अगर ये निकलते तो इनको प्रॉब्लम ही नहीं होती, सारा का सारा यहाँ से निकाला जा सकता, डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज करते तो कितने बच्चे बचते। अब खार्किव सुमी में 1000 बच्चा है, खार्किव में है कम से कम 4000 5000 बच्चा है, और मैक्सिमम इंडियंस हैं, बाहर के हैं लेकिन इंडियन सबसे ज्यादा वहां पे हैं। तो क्या ये सारा डाटा इनके पास था? नहीं, जनवरी से इनके पास सारा का सारा डाटा रखा हुआ था। तो इनको पता होना चाहिए कि हमारे मेन थ्रस्ट एरियाज ये जो हम इवैक्यूएशन एरियाज हैं वो सुमी और खार्किव हैं और कीव है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा पहले से बोला रहा है कि यहीं पे सारा इनका अटैक होगा और यहीं से सारा का सारा इनका स्टार्ट होगा, लेकिन उन्होंने वहां कोई काम किया नहीं। जी संजीव जी, आपकी सरकार के किसी मंत्री से बात हुई होगी, अधिकारियों से बात हुई होगी, क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है? मैंने जी अपने यहाँ पे हमीरपुर के जो डीसी हैं उनको मैंने सारा डिटेल्स भेजी थी, मेल की थी। उसके बाद सीएम हम हिमाचल जो हैं जयराम जी, उनको मेल की थी, उनको सारी डिटेल दी थी। उसके अलावा मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को मेल की थी, अपने एमपी हमीरपुर हैं उनको मैंने सारी डिटेल्स भेजी थी। तो मुझे जो है तकरीबन डीसी हमीरपुर, सीएम हिमाचल और एक्सटर्नल अफेयर से एक्नॉलेजमेंट्स आई, और सीएम हिमाचल से मेरे पास कंट्रोल रूम से भी फ़ोन आया, सारी बात हुई। उसके बाद डीसी हमीरपुर के कंट्रोल रूम से भी फ़ोन आया, सारी बात हुई। लेकिन एमपी हमीरपुर से मुझे अभी भी जवाब का इंतज़ार है कि शायद वो मेरे समय मिले उन्हें तो मुझे मेल का जवाब दे दें कि वो कुछ करेंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तहसीलदार हैं वो भी आए, लेकिन ये सभी तो आश्वासन दे सकते हैं, सारा काम तो भारत सरकार का और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और एम्बेसी का है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी काफी पहल कर रहे थे, बीच में उनके बयान सामने आए थे, लगातार वो बयान कर रहे, लगातार आश्वासन दे रहे कि हिमाचल सरकार बिल्कुल। हिमाचल के बच्चों के लिए हाँ, प्रयास कर रही है लाने का। तो तो उनको नहीं, उनको भी हमने यही कंसर्न बताया था, सीएम ऑफिस में भी हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी यही की कि जो ईस्टर्न बॉर्डर पे हैं आप उनको कह रहे हैं पहुंचने 1500 किलोमीटर है, वार जोन एरिया है पूरा, तो बच्चे अगर 200 मीटर नहीं निकल सकते हैं बाहर, तो वो 1500 किलोमीटर जो है, 1500 का भी आधा कर लो, 700 किलोमीटर जो एरिया वो कैसे निकलेंगे? मेन आपको कम से कम आप जो आप इवैक्यूएशन प्लान बना रहे हैं, आप जो एडवाइजरी दे रहे हैं, एक बार आप मैप तो यूक्रेन का सामने रख के देखें कि किसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। और ये यही हमने कंसर्न सीएम साहब से भी रखा था, यही हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी रखा था कि इस चीज को आगे पहुंचाया जाए। बॉर्डर अगर बच्चे आराम से अगर बॉर्डर के उस पार पहुंच जाएंगे तो वो तो फिर वहां जाके अगर इंस्टेंट वीजा अगर उनको मिल जाता है, इमरजेंसी वीजा, तो वो तो अपने आप फ्लाइट लेके भी उधर से जा सकते थे। जी संजीव जी, अगर बात की जाए, अनन्या से आपकी बात हुई होगी, कितना समय उनको वहां तक पहुंचने में लगेगा जहां से उनको फ्लाइट इंडिया के लिए मिलेगी? देखिए जी, जो जैसे अभी धीरज जी ने बताया हमें कि खार्किव से भी जो है लवीव का डिस्टेंस तकरीबन 1300 से 1400 किलोमीटर है। अगर उनको खार्किव से ट्रेन मिलती है तो उसके बाद में वो कम से कम 14 से 15 घंटे का रास्ता है, तब जाके वो लवीव पहुंचेंगे। लवीव से बस लेके वो बॉर्डर पे पहुंचेंगे, तो आप लगा लीजिए इससे तकरीबन 17 से 18, 18, 19, 20 घंटे से कम का टाइम नहीं लगेगा उनको वहां पहुंचने में। लेकिन अभी तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन गए थे, रेलवे स्टेशन से उनको ट्रेन में चढ़ने नहीं दी गया। पूरा डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस के साथ में वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनको इंडियंस को ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, तो उनको मजबूरन ट्रेन उधर से निकल के फिर आगे किसी और शहर में उनको जाने के लिए बोल दिया गया, जो कि वहाँ से 15 किलोमीटर और आगे है। तो उसमें 4-5 घंटे और लगेंगे। अब कल की अगले पल की क्या सिचुएशन होगी कह नहीं सकते, इट इज़ वेरी अनरियलिस्टिक, कुछ भी नहीं कह सकते कि भी अगले पल क्या होने वाला है। संजीव जी, इस बीच उनका खाने पीने का वो कैसे उन्होंने इंतजाम किए हैं? अभी कुछ नहीं इंतजाम है, क्योंकि इतनी इमरजेंसी में निकला है वो कि कल तो कितनी इतनी शेलिंग हुई थी, तो कल भी खाना नहीं खा पाए, कल पूरे दिन बच्चे भूखे रहे हैं। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग इन द डॉन वो निकले हैं, 4-5-6 बजे निकले हैं, जैसे कर्फ्यू खत्म हुआ था तब से पैदल चल के वो स्टेशन पहुंचे हैं, वहां भी खाने को कुछ नहीं मिला, सुबह भी कुछ नहीं खाया है। और अभी और आगे 15 किलोमीटर पैदल जाना उन्होंने, उधर भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला है इन्हें। तो मतलब कल का खाया नहीं है, आज भी खाया नहीं है, अभी और आगे कितने दिन नहीं मिलेगा उनको खाने के लिए कह नहीं सकते। जी जी, सभी की प्रार्थनाएं हैं संजीव जी, सभी पूरे भारतीय प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी के बच्चे वापस आ जाएं। धीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर अगर बाहर निकलने में कितनी रोक टोक है? कर्फ्यू के दौरान तो होगी, कर्फ्यू के अलावा जो समय बचता है उस दौरान कोई पूछताछ बाहर हो रही होगी? नहीं मैम, उस टाइम पे हमें कोई पूछताछ नहीं हो रही है, हमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर द्वारा मैसेज किया जा रहा है कि आप बाहर जा सकते हैं और अपनी ग्रोसरी का सामान जहां से मिल रहा है आप ले सकते हैं।
अदरवाइज हॉस्टल अथॉरिटी भी कुछ हमें खाने का सामान प्रोवाइड करवा रहे हैं, जी बट जहाँ कर्फ्यू के दौरान हम बाहर नहीं जा सकते हैं। जी जहाँ पे आप अभी हो धीरज, वो स्थान कितना सुरक्षित है? ये तो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, यहाँ पे सराउंडिंग में अभी कोई नहीं आया है। यहाँ से दूर थोड़ा सा एक यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आर्मी की प्रैक्टिस होती थी। तो जिस दिन फर्स्ट डे था वहाँ पे उस प्लेस को पहले उड़ाया गया, इन्होंने धमाका किया था वहाँ पे। उसके बाद फिर इमिग्रेशन ऑफिस में जाके उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर कुछ 2-3 एरियाज में मिसाइल गिराए, और फिर आई मीन शूटिंग वगैरह हो रही थी यहाँ पे। बस ये सब देखने को मिलता है। और मॉर्निंग में यहाँ पे एक धमाका हुआ है, उसका कोई आइडिया नहीं है क्या हो रहा था। हम तो सिर्फ सोए हुए थे, सडन सायरन बजे और हम बंकर्स में निकल गए। ये सिचुएशन है यहाँ पे। जी, मौजूदा हालत रूस ने बहुत खराब कर दी है यूक्रेन के। लगातार वहां पे इवन ये बोला जा रहा है कि लगातार कि यूक्रेन जो है वो डट कर रूस का मुकाबला कर रहा है, जबकि देखने में ये हालत ऐसे लग रहे हैं कि रूस बहुत बड़ी बड़ी कंट्री है और यूक्रेन उसका सामना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर बात की जाए धीरज इस चीज की कि जो बॉर्डर के साथ बच्चे पहुंचे हैं उन वो तो भारत पहुंच रहे हैं, वापस पहुंच रहे हैं। जो खार्किव जैसे शहर में फंसे हैं, सुमी में है, कीव में है, उनमें से कितने बच्चे, आपको अंदाजा होगा कि कितने बच्चे अभी तक भारत पहुंचे हैं? मैम जो पिछले कल खतरों यहाँ पे वाली जगह है, जहाँ कीव से से। जी हाँ जी जी। जो खतरों वाली जगह है जहां पे मिसाइलें दागी जा रही हैं, उन जगहों से कितने बच्चे आ पाए हैं अभी तक भारत भारत वापस? पिछले कल यहाँ से 2-3 ट्रेन निकली थी, उसमें कुछ बच्चे गए थे, कुछ कीव से बच्चे गए थे और कुछ खारकोव से बच्चे गए थे। वो तो वहां पे पहुंच गए हैं, शायद पोलैंड बॉर्डर पे पहुंचने वाले थे। 2-3 घंटे पहले मेरी बात हुई थी एक से, तो उन्होंने बोला कि हम पोलैंड बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। बट कुछ बच्चे जो बच गए हैं, उनको अभी एडवाइजरी जारी की है कि तुम निकलो, बस खारकोव खाली करो। अब इस टाइम पे बच्चे कहाँ जाएं? ये जी सिचुएशन हो रखी है यहाँ पे। अब जैसे खारकोव तक बात पहुंची है, तो हम दूर नहीं है, हमें भी बोला जाएगा सब कुछ खाली करो। जी फिर अब धीरज जैसे एक एक हो गई कर्नाटका से, अब एक दो और की धीरे धीरे हो रही है। वो तो खैर स्ट्रोक वाला केस था जो सेकंड हुई। अब पता नहीं कितनी देर में एक्शन लिया जाएगा, या सब मर जाएंगे उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा, फिर हम सॉरी करते आएंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा उसका। जी जी धीरज, आपकी भावनाएं समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि आप किस हालात में, किन परिस्थितियों में आप लोग वहां पर हो। जाते जाते हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप भारत सरकार, हिमाचल की सरकार से कुछ कहना चाहते हो तो एएनबी न्यूज के माध्यम से आप कह सकते हैं। धीरज। एक बात कहना चाहूंगा मैं। जी संजीव जी बहुत बोलिए। सारे इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये एक गलतफहमी है कि जो बच्चे यूक्रेन पढ़ने जाते हैं या ये बाहर पढ़ने जी जाते हैं सब मस्ती करने के लिए, या बहुत पैसे वाले जो लोग जो हैं वो घूमने फिरने के शौक से इसलिए जाते हैं। तो मैं उनको एक बार जी ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे यूक्रेन या बाहर की कंट्रीज में पढ़ने जाते हैं, ये जो इंडिया में बच्चे पढ़ रहे हैं इनसे इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ की लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं, और वहाँ पे इंटरनली 2 अलग से पेपर प्रॉक्सी हैं उनकी तैयारी करनी पड़ती है, वो क्लियर करने पड़ते हैं। एडवर्स जी कंडीशंस में भी रहना पड़ता है और वापस इंडिया आके फिर दोबारा से मेहनत करके फिर दोबारा से एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं। तो जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको ये ना समझें, हमारे जो काफ़ी कुछ तबका है कि ये ऐश-प्रस्ती या मौज-मस्ती के लिए ये करोड़पति या बहुत अरबपति लोग हैं जो मौज-मस्ती के लिए बाहर बच्चे भेजते हैं। बल्कि इन बच्चों को हमारे इंडियन बच्चों से जो है वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये तो बाई लक है, चलो उनकी किस्मत है कि भी उनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला। अदरवाइज़ वो किसी से कम नहीं है और उनसे दुगनी ही मेहनत करके वो निकलते हैं। जी जी संजीव जी, हमारे पास समय की कमी है। जी। आप लोगों की भावनाओं की कदर की जा सकती है, कि कद्र करते हैं और सभी प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आपके बच्चे और धीरज आप भी जल्दी भारत वापसी करें। आप दोनों से कहना चाहेंगे हम कि एएनबी न्यूज के माध्यम से आप लोग केंद्र सरकार या फिर हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। संजीव जी आपसे शुरुआत करेंगे। हाँ, हमारा तो ये संदेश है कि हम तो ये चाहते हैं कि भारत के जितने भी बच्चे वहाँ फँसे हुए हैं, उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ को समझ के जितना जल्दी हो सकता है उनको भारत सरकार और हिमाचल सरकार सभी जो हैं अपने एक इकट्ठा अभियान चला के इनको जल्दी से जल्दी वापस लेके आए इंडिया। जी 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 धीरज।
मैम मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अपना देश सबको प्यारा होता है, देश छोड़ना किसी को पसंद नहीं होता है। हमारी प्रॉब्लम्स थी, हमें अपने ड्रीम्स परस्यू करने थे, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। अभी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमें इस टाइम पे यहाँ से निकाल दो। आगे जाके भी हम डॉक्टर्स की ही तुम्हें हेल्प चाहिए होगी, उस टाइम हम हेल्प करेंगे। ऐसा है, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं डॉक्टर की तुम्हारी कास्ट क्या, तुम्हारा रिलीजन क्या, उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। बट इस बात को समझो, बस यही कहना है मुझे। जी धीरज, हम भी प्रार्थना करेंगे। बाकी जयराम सरकार और केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है और उम्मीद है कि जल्द ही आप वापस आ जाओ और अनन्य आपके बेटे संजीव जी जल्द वापस आ जाएं। हम भी प्रार्थना करेंगे, पूरा भारत देश प्रार्थना कर रहा है। सभी की प्रार्थनाएं, आपकी भावनाओं की भी हम कद्र करते हैं। आप दोनों का ANV न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। आज इस जंग का 7वां दिन है। काफी चिंताजनक परिस्थितियां यूक्रेन में बनी हुई हैं। यूक्रेन में कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उनके अभिभावक बेहद चिंतित हैं। लगातार उनकी वापसी की गुहार कर रहे हैं। अभी हमीरपुर जिला के अनन्य है, उनके पिता संजीव जी हमारे साथ जुड़े थे और उनके अलावा एक छात्र है चंबा जिला से, धीरज कुमार। धीरज कुमार की बातों से लग रहा था कि वो कितने परेशान हैं और अनन्या के पिता भी अपने बच्चे की चिंता में काफी दुखी दिखाई दे रहे थे। सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि वे जल्द से जल्द वापस आ जाएं, सभी भारतीय सकुशल भारत पहुंच जाएं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का असर भारत पर कितना पड़ रहा है, ये सभी देख रहे हैं। देश प्रदेश की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें ANV न्यूज। नमस्कार।